हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ शुरू किया, तो आज भी उसी टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक एनालिसिस आखिरी हम लोग कर लेते हैं लास्ट की चीज़ों को ही जोड़ते हुए। हम लोगों ने ये 3 केस दिए। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, पहला केस ये, जिसमें एक एल लेंथ का रॉड बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है। बी, जिसमें एक लूप है, करंट मतलब कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जा रहा है, सच दैट कि इसके इधर वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है और इसके इधर वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और इस केस में ये लूप जो है ना, वो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है और इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो तीनों केसेस में क्या सिनेरियो डेवलप हो, हम लोग बात कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या बोलता है ना, कोई भी लीनियर वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस तरह के केसेस में, तो उसके दोनों एंड के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो। कितना? तो वो हम लोगों को क्या आता है, E बराबर BLV डायरेक्ट, ठीक है। अब BLV में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो वेलोसिटी के अलाउंड राइट हैंड रूल यूज करेंगे, वेलोसिटी के अलाउंड 4 फिंगर, मिडिल फिंगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थंब कहाँ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, BLV। हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये रॉड का ये दोनों एंड जिस भी एंड के अक्रॉस क्रिएट होगा, उस एंड के अक्रॉस ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ओपन स्टेट में कितना डेवलप करेगा, ईएमएफ है ये, तो ये BLV। तो इसको हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंड और ये एंड एक सेल के जैसा है, सेल के टर्मिनल के जैसा है, ठीक है, जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। प्लस इस रॉड का जो अपना रेजिस्टेंस होगा वो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, और इसका ईएमएफ कितना होगा, E होगा। E कितने के बराबर होगा, BLV होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों टर्मिनल किसी क्लोज है ना सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग करंट का बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ किसका बात करेंगे, ईएमएफ का। हमसे कोई पूछेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो BLV होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इंड्यूस करंट का बात हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी ये दोनों पॉइंट किसी क्लोज सर्किट से नहीं करेंगे। अब आओ, इसमें ये लूप इधर जा रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट एक लूप, ठीक है, जिसको हम 4 एक अलग अलग वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं। एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये। तो ये वायर लेंथ है L, इसी के जैसा हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे डालेंगे, इतने वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका ईएमएफ E बराबर क्या होगा, BLV, क्योंकि ये इधर ही जा रहा है अभी। ये वायर जो है वो अलोंग द स्पीड है, इसका लेंथ जो है अलोंग द स्पीड है, इस वायर का भी अलोंग द स्पीड है, तो इन दोनों में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसमें कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो सिर्फ किस में डेवलप हुआ, इस वाले वायर में। अब देखो, ये वाला जो वायर है ना, वो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो रेजिस्टेंस मैंने R ले लिया ना, वो सबका इक्विवेलेंट ले लिया। इस वायर का जो रेजिस्टेंस, इसका वायर का रेजिस्टेंस, इसका वायर का रेजिस्टेंस और ये वायर का रेजिस्टेंस मिला के मैंने यहाँ पे एक जगह R दिखा दी, क्योंकि सिंगल लूप है, सिंगल लूप में सीरीज में ही होगा सारे रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट ही दिखा। अब ये बात को समझना, ये जो सेल है ना, वो अब 2 एंड से कनेक्टेड है, जहां से वो क्लोज पाथ बना रहा है, मतलब इसमें करंट होगा I कितने के बराबर होगा, BLV बाई E अपॉन, ठीक। इस केस में क्या दिख रहा है, इस केस में दोनों एंड जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, इसमें भी डेवलप करेगा ऐसे, इसमें भी डेवलप करेगा ऐसे। लेकिन दोनों सेल एक दूसरे से क्या होंगे, एंटी होंगे। यहां से यहां
नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। मतलब इसमें भी इंड्यूस करंट नहीं है। इवेंचुअली याद रखना, इंड्यूस करंट तभी होगा जब किसी क्लोज लूप से फ्लक्स चेंज करेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन है लेकिन नया, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। If the total resistance of loop is R, ठीक, then find the force needed to move the loop with constant velocity v। ये एक लूप है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर का, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है। तो जब ये v से हम इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस लूप से फ्लक्स चेंज कर रहा है, और इसमें क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। कितना है भाई इंड्यूस ईएमएफ, तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वायर है उसका हम मोशनल ईएमएफ लिखेंगे। इस वायर में कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, इस वायर में कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, इस वायर में कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन इस वायर में मोशनल ईएमएफ होगा। ये वायर इधर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो कितना होगा मोशनल ईएमएफ, इधर v मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हम ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, और पूरे लूप का रेजिस्टेंस दिया है ना। ऐसा हम कर सकते थे कि इस वायर का रेजिस्टेंस अलग, इस वायर का रेजिस्टेंस अलग, इस वायर का रेजिस्टेंस अलग और इस वायर का रेजिस्टेंस अलग दिखा सकते थे, लेकिन सब सीरीज में ही है, तो पूरे लूप का वायर रेजिस्टेंस अगर R है तो हम एक रेजिस्टेंस यहीं पे दिखा देते हैं, कितना, कैपिटल। समझ गए चीज, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसका जो ईएमएफ है वो ई कितने के बराबर होगा, मोशनल ईएमएफ BLV। इसके चलते लूप में करंट होगा I बराबर कितना होगा, BLV। इतना दूर तक अब हम लोग जान रहे थे। अब बात ये करना समझना है, ध्यान देना कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, व्हाई द फोर्स नीडेड टू मूव द लूप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हम अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो लूप है वो अंडर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी ना कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ बराबर v। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ये v वेलोसिटी से मूव करने के चलते इसका फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स चेंज करने के चलते इसमें करंट है I। समझ गए, तो ये करंट I जो है, अगर मैं इस लूप को अलग से बना दूं, ये मेरा ऐसा लूप, ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है I, इस तरह मूव कर रहा है I, इस तरह मूव कर रहा है I, इस तरह मूव कर रहा है, और इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। तो देखो ध्यान से देखना, अगर हम इस सारे वायर को इंडिपेंडेंट एक लेंथ माने तो इस वायर पे करंट है और इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट है, लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होता है तो उस पर फोर्स लगता है IL क्रॉस B। I is the current to the wire and B is the magnetic field in the loop, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो ILB होगा, ठीक है। तो ये वायर जो है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है x, तो ये लेंथ भी कितना होगा x, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो फोर्स किस पे लग रहा होगा, इतने x लेंथ पे, इतने x लेंथ पे, और इस L लेंथ पे, इस L लेंथ पे तो लग नहीं रहा होगा। इस x लेंथ पे कितना होगा, x में करंट किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, तो ऊपर लगेगा फोर्स IXB। सिमिलरली इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे IXB। मतलब कि ये फोर्स और ये फोर्स तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन इस पे फोर्स किधर लगेगा, देखो तो करंट कहाँ है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, फोर्स किधर आएगा, इधर, कितना I लेंथ है इसका L, और I कितने के बराबर है, BLV/R। F मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो I की जगह BLV/R लिखोगे, आ जाएगा B² L², ठीक है, G अपॉन इधर के, समझ गए बात, ठीक है। ध्यान देना
अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस फोर्स के बदौलत इस लूप का जो स्पीड है विथ टाइम डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, विथ टाइम क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस लूप पे फोर्स लग रहा है इधर, इसका वेलोसिटी है इधर। ठीक है, और अगर ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ, सिर्फ यही फोर्स रहेगा, तो इस v को ये क्या करेगा? डीएक्सेलरेट करेगा। तो यही तो लेंज लॉ कहता है, दिस फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या बोला? लेंज लॉ ने बोला कि ऑलवेज, है ना, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक रीजन फॉर द चेंज इन द मैग्नेटिक। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का रीजन क्या है? लूप इधर जा रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोल रहा है? इसमें करंट ऐसा होगा कि लूप को इधर जाने से रोकेगा। देखो, करंट के चलते इधर फोर्स लग रहा है, तो लूप को इधर जाने से क्या कर रहा होगा? रोक रहा है। अगर अब हमको इस लूप को इस तरफ इसी स्पीड से मेंटेन करते हुए ले जाना होगा, दैट मीन्स हमको इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। ठीक है, सच दैट इसका और इसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ये कंडीशन स्टैब्लिश होगा, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। एफ एक्सटर्नल जो तुम लगाओगे इधर की तरफ, दैट शुड बी d स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई आर, इतना ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस डायरेक्शन में b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर अपॉन। ये सवाल देखो, जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो इनफाइनाइट रेल, पटरी रेल फ्रेम, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक, और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये एक रॉड है जो कि इस रेल पे स्लाइड कर सकता है, इधर या फिर इधर। ठीक है, ये रेल फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस रेल पे स्लाइड करते वक्त ये रेल इस रॉड को कोई फ्रिक्शन नहीं मतलब लगाएगा, या मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कई बार ना तुमको बोल देगा कि ये पूरा रेल जो है वो तुम्हारा रेजिस्टेंस लेस है और इस वायर का जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस आ, या फिर कई बार बोल देगा कि इस पूरे सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आर ही रहेगा। तो मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दिखा दिया है जो उस कंडीशन को जस्टिफाई करता है। मतलब कि ये रेल कहीं भी जाए, इधर जाए या इधर जाए, इस रेल के द्वारा जो क्लोज लूप बन रहा है उस पूरे क्लोज लूप का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर। बात है, हम इसको स्लाइड करके यहाँ ले आएंगे तो मेरा जो लूप बनेगा, ठीक है ना, तो भी उसका रेजिस्टेंस हम लोगों को क्या कंसिडर कर रहा है? आर ही कर रहा है। ठीक, और सारे जो तुम्हारे वायर है या जो भी मटेरियल है वो कंडक्टिव, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा। क्या हुआ कि इस वायर को मैंने इधर की तरफ स्पीड दे दिया v, एट t इज इक्वल टू 0, है ना, स्पीड v इज गिवन v नॉट। ठीक, क्या होगा? इसको स्पीड मिलेगा तो इसके चलते ये इधर जिस डायरेक्शन में स्पीड है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो रॉड है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। मोशनल ईएमएफ का सेंस कैसा होगा, है ना, मोशनल ईएमएफ तो फिर से वही चीज होगा। ये रॉड का मैं बता दे रहा हूँ, ये पोलैरिटी। अब इस रॉड में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज बन रहा है। ठीक है, ईएमएफ जिसके चलते करंट किधर होगा? इधर होगा। ठीक, तो ये करंट ऐसा ट्रैवल करना शुरू। ध्यान देना, जो रेल वाला फ्रेम है, जो ब्लू कलर में मैंने फ्रेम बनाया है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना, उसका हम लोग कोई भी फोर्स का बात नहीं करेंगे, ये फिक्स्ड। ठीक, लेकिन ये जो रॉड है वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो इससे करंट किस डायरेक्शन में पास कर रहा होगा? ऊपर के डायरेक्शन में पास कर रहा है। समझ गए इस चीज को? तो ऊपर के डायरेक्शन में पास कर रहा हो तो ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? ध्यान देना, तो करंट है इस पे ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस सिस्टम, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका स्पीड घटता जाएगा, ये डी एक्सिलरेट करेगा, मतलब वी नॉट से इसका स्पीड घटना शुरू, ठीक है। और इवेंचुअली कुछ समय बाद कितना हो जाएगा ये स्पीड, 0, और ये रेस्ट पे आएगा। समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस रॉड का हमको निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेट अस सपोज एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज v, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, किसी टाइम इसका वेलोसिटी कितना है, v है, इसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो EMF कितना होगा, BLV। t इजिकल टू 0 पे EMF BLV नॉट था, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज कर रहा है इस रॉड का, EMF भी चेंज कर रहा है, कितना, BLV। तो एट एनी टाइम, एट टाइम t इसका EMF BLV है। तो इस पूरे लूप में करंट कितना है, I बराबर E/R, BLV/R, ठीक। तो अगर ये करंट है तो इस जो रॉड है इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, FB बराबर ILB, यही होता है ना डायरेक्ट, FB बराबर ILB। ILB कितना हो जाएगा, B²L² V/R। ये रिजल्ट को याद रखना, B²L² V/R, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इस पे मैग्नेटिक। अब ये मैग्नेटिक फोर्स इसको डीएक्सिलेट कर रहा है या एक्सिलेट कर रहा है, डेफिनेटली डीएक्सिलेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फोर्स खुद वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है ना। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज कर रहा है फोर्स भी तो चेंज कर रहा है, क्योंकि इसका हर इंस्टेंट वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो फोर्स भी चेंज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे m minus dv/dt। why minus because the v is decreasing with respect to time। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, m को इधर भेजते हैं, dt को उधर भेजते हैं, v को उधर भेजते हैं, तो रिलेशन आ जाएगा dv/v बराबर v²L², ठीक है, बाई m इंटू R dt विथ नेगेटिव साइन। एक कहीं नेगेटिव ले लो, दोनों तरफ में किसी एक रीजन में नेगेटिव, ये होगी, ये आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। t इजिकल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, v0। t इजिकल टू t पे वेलोसिटी कितना होगा, v, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, dv/v आएगा लॉन v, तो लॉन v/v0 लिख दो, इजिकल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 t - 0 मतलब -v²L²/mr, ठीक है। अब हमको v का रिलेशन निकालना है, तो लॉन को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v/v0 इज नथिंग बट, लॉन उधर जाएगा तो e चढ़ जाएगा, -v²L²/mr इंटू t, और v इजिकल टू आ जाएगा, v0 को उधर भेज दो, v0 e टू द पावर -v²L²/mr इंटू, ओके। तो मैं ऊपर ये रिलेशन लिख दे रहा हूं कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v0 जो इनिशियल वेलोसिटी था, e टू द पावर -v²L²/mr, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना, हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में ऐसा इक्वेशन देखते थे, चार्ज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन। करंट का इक्वेशन ऐसा होता था, I इजिकल टू I0 e टू द पावर, इधर एक कांस्टेंट रहता था जिसको हम लोग 1/τ लिखते थे, t/τ,
तो यहाँ भी हम इस पूरे इक्वेशन को 1/टाउ बना देते हैं। तो टाउ कितने के बराबर हो जाएगा, mr/b²। याद रखिए mr/b²h²। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v = v0 e⁻ t/टाउ। अब इसको तुम कंपेयर कर दो उसी से, है ना। हम लोग जो आरसी सर्किट पढ़ाए थे उसमें करंट थ्रू रजिस्टर या करंट थ्रू द सर्किट का इक्वेशन क्या आता था, I बराबर I0 e⁻ t/टाउ। टाउ वहां पे होता था RC, यहाँ पे टाउ हो गया mr/b²। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो t = 0 पे इधर हम लिख रहे हैं क्या, v, और इधर लिख रहे हैं हम लोग t। तो t = 0 पे इसका वेलोसिटी है v0, लेकिन फिर घट रहा है। और जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये है कि इस फंक्शन का मतलब ये है कि v 0 कब होगा, तो पुट करो 0 = v0 e⁻ t/टाउ। ठीक है, तो ये 0 तभी होगा जब t बराबर क्या होगा, इंफिनिटी। ठीक है ना। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो 0 हमेशा इंफिनिटी पे जाके टेंड करेगा। तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, इसको इंटरसेक्ट मत करना। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी रेस्ट पे ये कब आएगा, तो t = इंफिनिटी। ठीक है, इस रिलेशन को दिमाग में। अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। t = 0 पे इसका वेलोसिटी v0 है, t = t पे इसका वेलोसिटी v0 e⁻ t/2 है, t = इंफिनिटी पे इसका वेलोसिटी 0। अब निकालना है कि रेस्ट पे आने तक, है ना। मान लो ये इस पोजीशन पे रेस्ट पे आया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, s, या फिर हॉरिजॉन्टल है तो x भी लिख सकते हैं, या x0 लिख लो। टोटल डिस्टेंस x0 कितना ट्रैवल, तो इसको थोड़ा रब कर लेता हूं। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट याद रखना कब आ रहा है, t = इंफिनिटी। ठीक, हमको पता है कि वेलोसिटी क्या है, v = v0 e⁻ t/टाउ। तो हम v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। ठीक है, = v0 e⁻ t/टाउ लिखा जा सकता है। dt को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, dx/v0 e⁻ t/टाउ × t। ठीक है, इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट। देखो दो चीजें हो सकती, क्या एक हो सकती है, तुमको अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, t = t पे डिस्प्लेसमेंट x लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तुमको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हमको निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 dx v0 e⁻ t/टाउ dt में लिमिट क्या पुट करेंगे, t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन रेस्ट पे कब आया, t = इंफिनिटी पे, और डिस्प्लेसमेंट उस समय तक कितना हुआ होगा, x0। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लें, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, तो ये आ जाएगा x0 बराबर v0 e⁻ t/टाउ है ना। तो इंटीग्रेशन में जो t का डिफरेंशियल है, तो टाउ कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना टाउ कांस्टेंट है। इस रॉड के लिए m इसका मास है, m जो है मास ऑफ द रॉड। ठीक, r जो है वो रेजिस्टेंस है पूरे फील्ड का, कांस्टेंट। b² जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ जो है l जो है वो लेंथ है, कांस्टेंट है। तो टाउ एक कांस्टेंट, तो फंक्शन इस t का हो गया। तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो कांस्टेंट है -1/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो -1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, -टाउ इंटू हो गया, फिर e⁻, मतलब e का तो डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -e⁻t/टाउ। कहाँ से लाते हैं, 0 से इंफिनिटी। ठीक है,
हम जब इस पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट टाउ, ठीक है, 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा वी नॉट, क्या आ जाएगा वी नॉट टाउ, मतलब डिस्टेंस कितना होगा सीधे टाउ इंटू वी नॉट। मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैंने क्या बोला था, एक बार बहुत पहले भी उस समय मैं बता रहा था कि टाउ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ। मैंने बताया था कि टाउ का मतलब ये होता है ना कि ये जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो इंक्रीज कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक। तो t इक्वल टू 0 पे है ना, ये x है ये t है, t इक्वल टू 0 पे जिस रेट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कि v नॉट, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस का रेट क्या होगा dx बाई dt, t इक्वल टू 0 पे dx बाई dt क्या होगा वेलोसिटी v नॉट के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा v नॉट के बराबर। तो जिस रेट से t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, उसी रेट से अगर ये चेंज करेगा ना, तो जो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है जो कि इंफिनिटी पे अचीव हो रहा है, वो टाउ टाइम पे ही अचीव हो जाएगा। समझ गए, कितने टाइम पे अचीव हो जाएगा टाउ टाइम। तो रेट कांस्टेंट बोले तो जब कांस्टेंट रेट से मूव करेगा तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। कितने टाइम तक इसको ट्रैवल करना है टाउ टाइम तक। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है v इंटू टी, तो v नॉट। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट का रेट हमेशा चेंज करना, वेलोसिटी हमेशा चेंज करना, लेकिन जो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है वही वेलोसिटी अगर रहता थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे टाइम पे जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए v नॉट स्पीड से सिर्फ इसको कितना टाइम लगता, टाउ टाइम लगता। इसीलिए फाइनल आंसर भी कितना आया v नॉट, भले ये t टाइम के बजाय इनफाइनाइट टाइम पे अचीव किया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो v नॉट टाउ ही आएगा, ठीक है ना। ये और इसको अगर इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाले को ऊपर वाले को, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसमें आ जाएगा x बराबर, ठीक है, इसमें आ जाएगा v नॉट टाउ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2, ये जिसका ग्राफ जो है वो ऐसा, x बराबर v नॉट टाउ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2, ठीक है। v नॉट टाउ जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन, टोटल हीट लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में टोटल हीट लॉस कितना होगा। टोटल हीट लॉस मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी टाइम तक कितना हीट लॉस होगा। तो ध्यान देना, जब ये रेस्ट पे आ जाएगा ना, इससे करंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जो मोशनल ईएमएफ है वो 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन हर इंस्टेंट ईएमएफ चेंज करने के चलते इस रजिस्टर से जो करंट पास कर रहा है वो भी हर इंस्टेंट चेंज कर रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट जब इससे करंट आई पास कर रहा था तो इससे पावर कितना डिसिपेट होगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। पी को हम लिख सकते हैं ना, रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड बराबर आई स्क्वायर आर, तो डी एच बराबर कितना होगा, आई स्क्वायर आर डी टी। अब आई क्या है, तो यहाँ पे आई मेरा जनरल है एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, ठीक है, आई कितने के बराबर आएगा, तो आई का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था जी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी, वेयर वी इज द, आई इज द करंट एट एनी टाइम टी, वी इज द स्पीड एट एनी टाइम टी। तो आई स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी ये बी स्क्वायर, ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, एक मिनट, बी एल वी बाई आर,
ईएमएफ का बीएल भी, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी है v, तो ईएमएफ है v, तो करंट कितना हो जाएगा बीएल बी बाई आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस एक्सप्रेशन में डाल दो, डी एच बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की जगह पे ये लिखोगे, ये है v का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ में एक 2 जुड़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया है, और इनटू आर डी टी, एक आर कट जाएगा। ठीक है, ये हीट डिसिपेशन आया इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट एनी टाइम टी। टोटल हीट के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट 0 से h नॉट या h ही रखो, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो कितना आएगा, क्या आएगा एक्सप्रेशन, कांस्टेंट को बाहर ले लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एक आर कट गया अपॉन आर। ठीक है, ई टू पावर माइनस 2 टी बाई टाउ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, तो टाउ बाई 2 विथ नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगा, और जीरो से इंफिनिटी। तो इसको जब 0 से इंफिनिटी करोगे ना तो ये -1 आएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या, अभी थोड़ा देर पहले देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हीट कितने के बराबर आया, ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर बी नॉट स्क्वायर इंटू टाउ बाई 2। ठीक है, टाउ बाई 2। अब टाउ का वैल्यू कितना है, ध्यान देना, टाउ का वैल्यू है एम आर बाई बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो टाउ की जगह पे हम लोग डाल दे रहे हैं एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या क्या कटा, आर कटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर कटा, कितना आ गया, हाफ 1/2 एम, और ये वी नॉट कितना आया, हाफ एम वी नॉट। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी इसमें से, ऑब्जर्वेशन ये दिखा ना, एट टी इज इक्वल टू 0 मैंने इसको वेलोसिटी दिया था v नॉट, मतलब इस रॉड को काइनेटिक एनर्जी दिया था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी इसका वेलोसिटी हो गया 0, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो कहाँ लॉस हुआ, तो ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस कर गया। ठीक है ना, इसीलिए हीट लॉस कितना आया, हाफ एम वी। कहाँ लॉस कर गया, इस रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक तुम लोग को बात बताना था। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, इसको वी नॉट वेलोसिटी दिए और ये कुछ दूर जाने के बाद कुछ समय बाद क्या कर गया, ये रुक गया। ठीक है, तो ये यही प्रिंसिपल जो है ना वो बुलेट ट्रेन में लागू होता है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक यूज करते हैं, है ना। देखो कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रिटार्डिंग फोर्स लगा है। डेफिनेटली जो हम लोग का ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो ट्रैवल कर रहा है ना, उसके नीचे भी जब उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो लेंज लॉ को फॉलो करते हुए उस ट्रेन पे काफी हाई मैग्नीट्यूड का रिटार्डिंग फोर्स लगाता है और इवेंचुअली वो ट्रेन क्या कर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक ब्रेक का, जो कि बुलेट ट्रेन वगैरह में जनरली यूज होता है। खैर, इस क्वेश्चन में आओ, उसी तरह का ये फ्रिक्शनलेस वेल है। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हम दे दिए पूरे फ्रेम का आर, है ना, और t इज इक्वल टू 0 पे v इसका 0 रेस्ट पे है, तो डेफिनेटली ये रेस्ट पे है, तो इस पे तो कोई मोस्टल ईएमएफ तो बात हम लोग करेंगे ही, ठीक है ना, नो इंड्यूस ईएमएफ, नो इंड्यूस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि t इज इक्वल टू 0 पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगाना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन। ठीक है, तो जब F इस डायरेक्शन में लगने लगेगा तो ड्यू टू दिस F ये रॉड एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ में, और इसका स्पीड क्या करना शुरू करेगा, कुछ देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और इस पे कांस्टेंट फोर्स लगता रहेगा
और इसका स्पीड हो गया होगा v। तो जैसे ही ये फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, ये स्पीड गेन करना शुरू करेगा, और स्पीड गेन करना शुरू करेगा तो मोशनल ईएमएफ डेवलप करना शुरू करेगा। कितना? तो BLV, ठीक है ना। अगर किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी v है, ठीक है, तो कितना आएगा? BLV। और BLV के चलते इस डायरेक्शन में करंट होगा, इसमें कितना? I। कितना I होगा? BLV बाई हाफ। कितना I होगा? BLV बाई हाफ, जिसके चलते इस पे एक और फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के। किधर की तरफ में? इधर। FB कितने के बराबर आएगा? वो होगा FB ILV, जो कि तुमको देगा B² L² V अपॉन हाफ, ठीक है। तो देखो T = 0 पे जब फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स तो कांस्टेंट है F, वेलोसिटी 0 था, तो FB कितना था? 0। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसका स्पीड घटेगा, तो FB भी बढ़ना शुरू होगा। FB बढ़ने के चलते F नेट जो है ना, दैट इज F माइनस FB, ये घटना शुरू करेगा। ये कांस्टेंट है ना, लेकिन शुरू में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के चलते एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो स्पीड तो बढ़ ही रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है तो FB भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा, है ना, जब F नेट क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स F और ये मैग्नेटिक फोर्स B, FB बराबर हो जाएगा, दैट इज F बराबर FB हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? F है एक्सटर्नल दिया हुआ, FB कितना है? B² L² V अपॉन, ठीक है। तो इस पोजीशन के बाद फिर क्या कर हो? इस पोजीशन के बाद फिर क्या करोगे? इस पोजीशन के बाद ध्यान दीजिएगा, F माइनस FB 0 हो जाने के बाद इस पे नेट फोर्स 0 होगा। इस पे नेट फोर्स 0 हो गया तो मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए। और ये जो रॉड है एक कांस्टेंट वेलोसिटी VT डेवलप करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ये टर्मिनल स्पीड क्यों हो गया? क्योंकि ये कांस्टेंट पहले ही से था एक्सटर्नल, ये बढ़ रहा था, लेकिन टर्मिनल स्पीड के जैसे ही अटेंड हुआ वैसे ही ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। और इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, मतलब इस रॉड का एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0। मतलब अब फर्दर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो अब फर्दर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो फर्दर FB भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि FB क्या होता है? B² L² V बाई R, और ये कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये रॉड उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता जाएगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसीलिए इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल स्पीड। तो टर्मिनल स्पीड कब अटेंड होगा? जब एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको VT कर देते हैं। VT कितने के बराबर आ जाएगा? FR अपॉन B² L², ठीक है। FR अपॉन V² अपॉन L², FR अपॉन V² L², ये होगा टर्मिनल। ऐसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस केस में भी ना, यहां से तो तुम टर्मिनल स्पीड अटेंड करोगे, लेकिन यहां से यहां तक, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम लोग वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज हुआ है। कैसे? तो यहां से यहां तक में नेट फोर्स किधर था? इधर था। कितना? F माइनस FB। F माइनस FB कितना आएगा? F माइनस B² L² V अपॉन R, and this is equal to mass into acceleration mdv by dt। बात समझिएगा, यहाँ dv को by dt लिखने समय नेगेटिव नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ा है, घटा नहीं। 0 से तुम v टर्मिनल अटेंड किए, इसीलिए नेगेटिव साइन। अब dt को उधर भेजो, है ना, इसका एलसीएम ले लो,
एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर बराबर एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी टी को उधर भेजो, ये पूरे को इधर भेजो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए ये। खैर, लेकिन यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना था टर्मिनल स्पीड। ठीक है, ये टर्मिनल स्पीड है। अब ये क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन का बाउंड्री है ना, वो फ्रिक्शनलेस रेल। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस रेल और ये फिक्स्ड है। ठीक, और ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, जो इस रेल पे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, इस रेल पे स्लाइड कर सकता है, और इसको हम यहाँ से रिलीज किए फ्रीली। तो फ्रीली रिलीज करेंगे इस पे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा। इसको हम अगर इधर के व्यू से देखें तो ये हमको ऐसे दिखेगा, और इधर दिखेगा एम जी साइन थीटा। तो इस एम जी साइन थीटा के चलते ये स्पीड गेन करना शुरू करेगा, है ना। तो हमको मानना है कि ये जो रेल का लेंथ है वो काफी बड़ा है। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड पे नहीं आएगा। हमको बताना है टर्मिनल स्पीड ऑफ द रॉड। दिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे के। ठीक है, इस डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स है, टर्मिनल स्पीड तो लगेगा ही, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कॉम्पोनेंट, इसका वेलोसिटी, या ऐसे समझो कि रॉड हमेशा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में गेन करेगा, इसी डायरेक्शन में गेन करेगा भी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नीचे। इसका दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक इधर ये थीटा है, तो ये बी साइन थीटा, और ये बी। तो तुमको क्या दिखेगा कि जब ये रॉड नीचे आ रहा है ना, तो इसका भी जो है ये बी साइन थीटा के अलॉन्ग है। तो इस बी साइन थीटा के चलते इसमें कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा। लेकिन ये बी कॉस थीटा से ये बी जो है वो परपेंडिकुलर है, और बी ऐसे भी लेंथ से बी तो परपेंडिकुलर है ना। लेकिन ये बी साइन थीटा के अलॉन्ग था, तो बी साइन थीटा के अलॉन्ग के चलते इसमें कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन जो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, उसके चलते यहाँ पे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। और वो मोशनल ईएमएफ कितना होगा, तो ई बराबर बी एल वी कॉस। ठीक है ना, मतलब बी एल वी होता है, तो बी के जगह पे हम लोग बी कॉस थीटा डाल देंगे, तो बी एल वी कॉस। ठीक, अगर पूरे फ्रेम का रेजिस्टेंस है आर, सेम चीज, रेजिस्टेंस आर, तो करंट कितना होगा, बी एल वी कॉस थीटा अपॉन आर। अब करंट कैसे देखते हैं, तब देखो इसमें हाथ वगैरह घुमाना बड़ा मुश्किल होगा, तो भाई फ्लक्स के रूल से देख लेते हैं ना। जब लूप नीचे आ रहा है, ठीक है, जब लूप नीचे आ रहा है तो इससे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, एकदम डिक्रीज कर रहा होगा। तो प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इस तरह। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे। ऐसे कर लो तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो बाहर के, ठीक है, इधर से देख रहे हैं तो बाहर। ठीक, करंट इधर के तरफ। तो इसके चलते अब जब इस पे वायर से करंट होगा, तो इसमें करंट के चलते मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, करंट है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे। मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, करंट है बाहर। फिंगर बाहर किए, हम मिडिल फिंगर नीचे किए, मैग्नेटिक फील्ड करो, थंब किधर गए, तो फोर्स लगेगा इधर, कितना, आई एल बी। लेकिन क्या ये फोर्स इसको रोकेगा, नहीं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट रोकेगा, इधर के तरफ।
ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये होगा ILB cos थीटा। ठीक है, तो एट टर्मिनल स्पीड, एट टर्मिनल स्पीड mg sin थीटा बराबर क्या होगा, ILB cos थीटा अपोजिंग। I कितना है, BLB cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, और v क्या होगा, टर्मिनल। तो v टर्मिनल कितना आ जाएगा, mgr sin थीटा, ठीक है, अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये होगा टर्मिनल। ठीक है, दिस इज योर टर्मिनल स्पीड, कीप इट, है ना, नोटेड। ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स ILB इधर क्यों लगेगा, इसको मैंने पहले भी करा रखा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन ये ILB इधर है, ये इंक्लाइन प्लेन है, mg sin थीटा को अपोज करने वाला फोर्स ये होगा ना, इसको तुमको रिजॉल्व करना पड़ेगा ILB cos। तो खुद I जो है वो BLB cos थीटा अपॉन r है, ये इसमें जरा तो ILB cos थीटा में स्क्वायर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को ऐसे सिंपल में मिल सकते हैं, एक वर्टिकल रेल है, ठीक है, और एक रॉड को मैंने स्लाइड करा दिया इसमें, टोटल रेजिस्टेंस है R, इसका मास है M, तो ये अपने वेट के चलते नीचे आएगा। ठीक है, तो बताना है टर्मिनल स्पीड क्या है। तो एट टर्मिनल स्पीड नीचे mg, ठीक है, ऊपर लगेगा ILB। ठीक है, और ILB कितना होगा, तो यहाँ पे तो कोई थीटा का चक्कर नहीं है, तो I जो होगा वो होगा BLV अपॉन R। ठीक है, तो BLV अपॉन R, तो एट टर्मिनल स्पीड mg बराबर होगा b स्क्वायर, ठीक है, l स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ओके, b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन r। ठीक है, तो v टर्मिनल निकल जाएगा mgr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ये कब, जब ये वर्टिकल फील्ड, ठीक है, ये चीज दिमाग में रख लेना, टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन। ILB मैंने डायरेक्ट कैसे ऊपर बोल दिया, एक तो मैं लेंज लॉ को मान रहा हूँ कि एकदम ट्रू है, हमेशा जो फ्लक्स है वो अपोज करेगा। अदरवाइज तुम चेक भी कर सकते हो, जब ये नीचे आएगा, V नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रॉस कर देंगे, है ना, तो कहाँ तुम्हारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे, तो करंट अगर ऐसे होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी, करंट ऐसे कैसे, ऐसे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सेल बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, उनको हमेशा दिमाग में रखना है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, मतलब ये वाला का पॉजिटिव बड़ा टर्मिनल और ये वाले को छोटा टर्मिनल। तो अगर ये टर्मिनल ऐसे हो गया तो करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो करंट इधर जाएगा, तो ऐसे सेंस ऑफ करंट, तो करंट ऐसे होगा, तो इस पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ अगर हुआ करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स किधर। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम BLB वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, तो रॉड का ये इन पॉजिटिव और ये इन नेगेटिव बोलने का मतलब है कि तुमको हमेशा ऐसे ऑब्जर्व करना है कि इसके लिए तुम छोटा टर्मिनल लगाओ, इसके लिए तुम बड़ा टर्मिनल लगाओ, ठीक है, सच दैट करंट ऐसे हो। ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाने लगेगा, नहीं, ये रॉड EMF के जैसा बिहेव कर रहा है, बैटरी के जैसा। ठीक है ना, तो बैटरी का ये नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल,
ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल से इंटर आता है। इनसाइड द सेल ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, समझ गए इस चीज को? इनसाइड द सेल ये नेगेटिव से पॉजिटिव।